Hi, this is Adiba, and today we will discuss about MDC Botany Part 2, that is a virus. हमें पता है हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनता है। मतलब जिस तरह से एक दीवार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ईंट अगर होगी तभी हमारी दीवार बनेगी। इसी तरह हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल है या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए जो सबसे बेसिक यूनिट है सेल। सेल के बिना कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। सेल के बाद सेल कंबाइन होते हैं, फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन जब हम वायरस की बात करते हैं, वायरस को हम बोलते हैं नॉन सेलुलर। मतलब ये ऐसी चीज़ है हमारे पास वायरस जिसके अंदर सेल नहीं है। इसलिए हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ पर, हम लोग इसे वायरस को लिविंग बोले या फिर नॉन लिविंग बोले। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है वायरस लिविंग कैटेगरी के अंदर आएगा या फिर नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी वायरस की लिविंग से मैच करती है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी वायरस की नॉन लिविंग से मैच करती है। यही है हमारे पास। वायरस आर नॉन सेलुलर, मतलब इसके पास कोई सेल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक, मतलब वायरस इतना स्मॉल होता है हम लोग इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना माइक्रोस्कोप के ये विजिबल नहीं होता। दूसरी बात, इन्फेक्शस एजेंट होता है ये, जिससे इन्फेक्शन होता है ऐसा सोर्स बन जाता है, और ये रेप्लिकेट करता है, मतलब ये जो रिप्रोड्यूस करता है अपनी जनरेशन को जब आगे बढ़ाता है, इसे किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब किसी एसोसिएशन के बिना, किसी लिविंग बीइंग के बिना ये अपनी लाइफ को नहीं चला सकता। जब तक इसे होस्ट मिलेगा तब तक ये अपना रिप्रोड्यूस करेगा, तब तक अपनी इसकी जनरेशन चलती रहेगी। लेकिन अगर इसे होस्ट नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास वायरस डेड हो जाता है। मतलब वायरस बाहर अगर देखें तो एकदम नॉन लिविंग है, और अगर इसे लिविंग बीइंग मिल गया तो एकदम लिविंग से भी बहुत ज़्यादा तेज मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। फ्रॉम अ बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव, जो वायरस होता है हम लोग उसको ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। दोनों में ही अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदी में ही अगर हम यही चीज़ देखें, ये अकोशिकीय, मतलब कोई सेल नहीं है जिसके अंदर कोई कोशिका नहीं है। और ये जीवित कोशिका, मतलब किसी लिविंग होस्ट, कोई जब तक इसे कोई बॉडी नहीं मिलेगी, चाहे वो प्लांट की मिले या फिर एनिमल की मिले, उसी के अंदर अपनी वंश की वृद्धि कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं, मतलब एकदम डेड कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये अपने रिप्रोडक्शन वहाँ नहीं कर सकते, और शरीर के अंदर ये जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में जब बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो बॉडी के अंदर जाके ये अपना क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब जो वायरस है, वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या आते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है वही चीज़, नॉन सेलुलर है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी सेल नहीं है। और जो वायरस होता है एक प्रोटेक्टिव एनवेलप के अंदर कंसीडर किया, मतलब प्रोटेक्टिव एनवेलप के अंदर पूरा कवर होता है। जिस तरह से हम लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म अपना कोट वगैरह पहनते हैं अपना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी तरह जो वायरस है, वायरस को डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की पूरी कवरिंग होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। इसके अलावा इसके पास प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्स होती है। स्पाइक्स क्या काम करती है, जब ये किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है तो उसे अटैच करने में ये हेल्प करती हैं। वायरस मेजबान, मतलब मेजबान ही इन्होंने बोला है, वही होस्ट सेल जिसके ऊपर ये अटैक करेगा। कोशिका के बाहर निष्क्रिय, मतलब वही डेड बॉडी, डेड कंसीडर किए जाएंगे। छोटे वायरस जैसे पोलियो, तंबाकू, मोज़ेक वायरस को भी क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ये अंदर जाके क्रिस्टल बना लेते हैं अपने। वायरस ऊर्जा नहीं बनाते, असमर्थ है बनाने में। उसके बाद जो वायरस होते हैं, वायरस ग्रो नहीं करते। जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, पहले बर्थ होता है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो वायरस होता है, वायरस कोई भी वायरस के अंदर ग्रोथ नहीं होती, ना ये रेस्पायर करते हैं, ना मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलाइज को हम सिंपल बोले, कोई भी बॉडी की एक्टिविटी, मतलब ना ये सांस लेते हैं, ना इनके अंदर सर्कुलेशन चलता है, ना इनके अंदर डाइजेशन चलता है, ये सीधा बस रिप्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इसके बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लिविंग से मैच कर रही है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग से मैच करती है। अगर हम इसे, जो हमारे पास वायरस होता है, वायरस बेसिक एक प्रोकैरियोटिक सेल है हमारा। वायरस का जो मुख्य उद्देश्य है अपनी जीनोम को मेज़बान कोशिका में पहुंचाना है। जीनोम मतलब जो इसका डीएनए है, वायरस का जो मेन मोटिव होता है अपने डीएनए को ट्रांसफर करना, जिसके ऊपर भी ये अटैक कर रहा है। किसी भी प्लांट्स के ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब वायरस ने अपना डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया।
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब उसके अंदर अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया। जब ये इसका मेन मोटिव यही अपने डीएनए को ट्रांसफर करना है, और इसके बाद इसे क्या अभिव्यक्ति की अनुमति मिल सकती है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जिस भी तरह का वायरस अटैक करेगा उसी तरह के सिम्टम हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो प्लांट है या फिर एनिमल हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को सिंपल हम लोग कहें कि बाहर से कोई चीज़ दिखने में कैसी है। दो तरह की टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, एक होती है एनाटॉमी, दूसरी होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब बाहर से कोई चीज़ दिखने में कैसी है। बाहर से कोई चीज़, जैसे ये स्लाइड है, स्लाइड को हम लोग देखें तो ऊपर रेड कलर का है, फिर ये ब्लू कलर का नीचे है, बीच में ब्लैक कलर का है, साइड में ग्रीन है, तो ये कैसी है, मतलब दिखने में ये किस तरह की है, ये होगी हमारी मॉर्फोलॉजी। अगर हम इसकी इंटरनल की बात करें, इंटरनल ये किन किन पार्टिकल से मिलके बनी है, वो होगी उसकी एनाटॉमी। हम लोग लिविंग में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी टर्म यूज़ करते हैं, तो यह मॉर्फोलॉजी का मतलब यही है कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, वायरस किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। सबसे पहले यही सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। और इसके अंदर होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर हम अपनी बात करें, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो बोल सके कि मेरे अंदर आरएनए है। हर इंसान के अंदर हमें पता है डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो वायरस होता है, कुछ वायरस के अंदर आरएनए होता है, कुछ वायरस के अंदर डीएनए होता है। मतलब दोनों तरह के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस भी और आरएनए वायरस भी। लेकिन कभी ऐसा केस नहीं मिलेगा कि एक ही वायरस के अंदर डीएनए भी आरएनए भी, या तो आरएनए होगा या फिर उसके अंदर डीएनए होगा। उसके बाद दे आर कंसिडर्ड बोथ एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दोनों के ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ प्रॉपर्टी उसके साथ मैच करेंगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के साथ मैच करेंगी। These viruses are inactive when they are present outside the host cell and become active within host cell. बाहर ये inactive रहेंगे और अंदर आते ही पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। जो वायरस होते हैं सेवरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं विद इन द होस्ट बाय यूजिंग द एंजाइम एंड रॉ मटेरियल। बाहर इनका कोई काम नहीं है, बाहर एकदम डेड कंसीडर करते हैं हम लोग इसे। और वायरस जैसी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, ये अपना रिप्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो जो पूर्ण रूप से मतलब वायरस को हम लोग विषाणु बोल सकते हैं या फिर जीवाणु बोल सकते हैं। विषाणु के दो मूल घटक है, वही न्यूक्लिक एसिड जिसकी हमने बात की, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या तो वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब इनमें भी फिर दो दो पार्ट हो जाते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सेम ऐसे आरएनए की अगर हम बात करें कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, दोनों ही तरह से पाया जा सकता है। जो प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड, वायरल जीनोम को वो एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरी बात, जब बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर वायरस एंट्री करता है तो उसकी एंट्री को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है उसकी एंट्री को, मतलब उसमें उसके अंदर ट्रांसफर होने में ये मदद करता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ कैप्सिड। कैप्सिड वही हमारा प्रोटीन कोड जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जो फैसिलिटेट करेगा, इसकी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जो हमारा कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर हमारा क्या होता है, मेन मैटर, मेन जो अपने आप के एक्सप्रेस करता है, जो इसका मेन चीज़ है वायरस की, वो है हमारी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए भी हो सकता है, हमारा आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों कभी इकट्ठा नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो हमने सबसे स्टार्टिंग में स्पाइक की बात की थी, स्पाइक जो अटैच करने का काम करेंगे। जैसे ही बॉडी के ऊपर वायरस एंटर करता है तो ये स्पाइक उसे अटैच हो जाते हैं। बाकी यहाँ से हमारा जो बीच में हमें दिख रही है शीथ, और ये जो टेल है, ये क्या काम करेगी, ट्रांसफर करने का काम करेगी। जो हमारा डीएनए ऊपर है, ऊपर से नीचे पूरा ट्रांसफर होगा, स्पाइक के थ्रू अंदर बॉडी में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस। जब भी किसी चीज़ की अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें, स्पेशली इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की, तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि उसके फ़ायदे क्या हैं वायरस के, या फिर वायरस के नुकसान क्या हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब है कोई भी चीज़ है उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, मतलब हम लोग उसके अंदर दोनों ही चीज़ों को लेकर चलते हैं। वायरस जैसे ही टर्म दिमाग में आती है, हमें सबसे पहले एकदम नेगेटिव सेंस में आती है कि वायरस है, वायरस से कुछ गलत हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। वायरस जो है, वायरस के बहुत सारे हमारे पास यूजफुल एस्पेक्ट भी हैं,
काफ़ी जगह वायरस जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। वायरस को हम लोग यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पास ऐसा नेचर हो, मतलब वो लिविंग भी हो, नॉन लिविंग भी हो, मतलब उसके अंदर कोई कन्फर्मेशन नहीं हो। या तो हमें पता है दुनिया के अंदर या चीज़ें नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है। सिर्फ वायरस ही ऐसा है जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके जिसके बारे में किसी को आज तक नहीं पता कि उसे नॉन लिविंग बोले या फिर लिविंग बोले। इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रिसर्च के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत हार्मफुल एंड हेल्पफुल दोनों तरह से हो सकता है। और अगर हम इसे देखें, जो हमारा आणविक जीन विज्ञान है, मतलब जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसके अंदर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करते हैं, इसे आरएनए प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। किस तरह से, मतलब एक बड़े लेवल पे, बड़े बड़े पैमाने पर हम लोग इस चीज़ का, जो हमारी वो लैब होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर इसके प्रोटीन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन को हम लोग एज वैक्सीनेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो वायरस होते हैं, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल है। देखो, नैनो बोला जाता है छोटी छोटी चीज़ को, बहुत एकदम स्मॉल पार्टिकल को, सूक्ष्म चीज़ को, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ को। तो हम लोग इसका किस लिए यूज़ करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो वायरस है, वायरस हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के हम लोग नहीं देख सकते। हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। इसलिए जो वायरस है, वायरस एग्जाम्पल है नैनो पार्टिकल्स का, जो यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी में। दे हैव बीन यूटिलाइज्ड एज अ मॉडल फॉर अरेंजिंग मटेरियल ऑन द नॉन स्केल ड्यू टू देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। इसकी इस तरह से स्पेशल इसकी अपीयरेंस है, इस तरह का मतलब विशिष्ट इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो आकार है, इसकी संरचना है, इसकी प्रकृति है, मतलब जो इसका नेचर है, इसका केमिकल नेचर है, इसका फिजिकल नेचर जो है, सबसे अलग इसे बनाता है। इसलिए हम लोग इसको लैब के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके काफी हम लोग रिसर्च में इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर हम एक छोटे से चम्मच में भी, अगर स्पेशली अगर हम समुंदर का पानी ले लें, तो उसके अंदर भी हमें मिलियंस ऑफ वायरस मिल सकते हैं। वायरस हर जगह मिलेगा, लेकिन स्पेशली जो मिलता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलता है, मतलब पानी वाली जगह पर वायरस के पाए जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वायरस क्या करता है, ओशियन मतलब बड़े बड़े समंदर के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब प्रकाश जो संश्लेषण होती है उसके थ्रू, वो उसे इंक्रीज कर सकता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नंबर डिक्रीज कर सकता है। अगर हम वही देखें, जो इसका आवरण होता है कैप्सिड का बना होता है, कैप्सिड बोलते हैं हम लोग प्रोटीन्स को। प्रोटीन का यूज़ हम लोग करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी बनाने में। एंटीजन और एंटीबॉडी का मेन जो काम है वो वैक्सीनेशन में यूज़ होता है। जो हम लोग वैक्सीन यूज़ करते हैं, अभी जैसे कोरोना आया था, सबने वैक्सीन्स लगाई थी, तो क्या था वो बेसिक, वो वैक्सीन जो बनती है वो प्रोटीन से बनती है, और हमें पता है वायरस के पास कितना भर भर के प्रोटीन रहता है। तो हम लोग इस चीज़ में, वैक्सीनेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम लोग इसको जेनेटिक रिसर्च में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू द वायरस कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ट्रेट्स, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी टेंडेंसी एंड द मैकेनिज्म बाय विच लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड। मतलब हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो वायरस है, वायरस के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी आ रही है, लिविंग भी आ रही है, नॉन लिविंग भी आ रही है। इसलिए हम लोग इसका यूज़ इवोल्यूशन को समझने में कर सकते हैं, किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑरिजिनेट हुए, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर आए, क्योंकि यही एक दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। इसके बाद अगर हम देखें, जो वायरस है, वायरस को हम लोग जैव नियंत्रण में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम लोग सिंपल बोले, जैसे कोई फसल है, फसल पे हम लोग नॉर्मल, हमारी क्रॉप है, हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर यूरिया डाल देते हैं, या फिर अनदर जो हमारे पास नए नए तरह के केमिकल्स आ रहे हैं। अपनी फसल को हम लोग अच्छी उसे ग्रो करने के लिए हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव जो हमारे पास एक ऑप्शन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब जो चीज़ें जो हमारी क्रॉप है उसे नुकसान पहुंचा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग दूसरे उनके एनिमीज का सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर हम ग्रास होपर की बात करें, कोई क्रॉप है, हमारी क्रॉप को हमारा ग्रास होपर अटैक कर रहा है, अगर ग्रास होपर को हमें कंट्रोल करना है तो हम लोग उसे फ्रॉग का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिना
अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, बिना पॉल्यूशन कोज करे भी हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर जैव नियंत्रण। उसके बाद अगर हम पोलियो की बात करें, जॉन्डिस की बात करें, या फिर नॉर्मल अगर हम किसी बॉक्स की बात करें, तो भी हम लोग वायरस का यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन्स बनाने में। वैक्सीन पोलियो के लिए बचपन में ही वैक्सीन लग जाती है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर हम सबको कोई पोलियो नहीं होता। बचपन में एक बार लगी चीज़ बाद तक अपना इफेक्ट शो करती है। यही चीज़, यही वैक्सीनेशन का काम है, जो बनती मेनली वायरस से है। जो वायरस है ये कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट एंड एनिमल्स को, जो इंसानों के लिए, दूसरों के लिए नुकसानदायक है। यही हम मतलब वो वही चीज़ जो हमने अभी बायोलॉजिकल कंट्रोल में की थी। एज एन अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स का भी एक तरह से अल्टरनेटिव की तरह ये यूज़ होता है। रेजिस्टेंस की इसके अंदर क्योंकि प्रॉपर्टी है, मतलब प्रतिरोधी इसके अंदर क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रतिरोधी क्षमता वही चीज़ की जो वायरस है नॉर्मल चीज़ों पे चीज़ें अटैक करती है। जैसे हमारे ऊपर बैक्टीरिया ने कोई चीज़ अटैक किया तो जल्दी से हम उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। कि कोई किसी फंगस ने कोई चीज़ अटैक की तब भी उसे क्योर किया जा सकता है। लेकिन जो वायरस वाली चीज़ है, वायरस को क्योर करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, प्रतिरोधी क्षमता की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अपने बचाव की उसके पास प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसे लैब के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ताकि और जो चीज़ें जिनके ऊपर जल्दी अटैक हो जाता है उनके अंदर हम लोग इस प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकें, इस प्रॉपर्टी को उनके अंदर भी इस प्रॉपर्टी को ला सकें। अब आते हैं हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट। इससे पहले हमने सारे यूजफुल इफेक्ट किए, क्योंकि हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग एक चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकते। हार्मफुल इफेक्ट की अगर बात करें, हार्मफुल इफेक्ट में सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास जैसे वही चीज़ कि इससे काफ़ी सारी डिसीज़ भी हो जाती है। होम्योस्टेटिस को ये बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करती है। होम्योस्टेटिस बोलते हैं एक तरह के बैलेंस को, मतलब जो बॉडी का पूरा बैलेंस होता है, किस तरह से हमारी जैसे हमारा नेचर होता है इस तरह से कि पूरे दिन काम करना, फिर रात को सोना है और ये खाना खाना, फिर उसके बाद हमारा डाइजेशन चलता है, ऑक्सीजन है, हम लोग सांस लेते हैं। तो मतलब पूरे बॉडी का एक होम्योस्टेटिस चलता है, पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है, पूरा बैलेंस बना रहता है हमारे बॉडी में, आयरन की कंसंट्रेशन पूरी प्रॉपर रहती है। लेकिन जब वायरस बॉडी के ऊपर अटैक करता है, सबसे पहले ये बॉडी का बैलेंस को बिगाड़ देता है, मतलब होम्योस्टेटिस को बहुत एक एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर डालता है। अगर हम इसकी पैथोजेनिक वायरस की बात करें, पैथोजेनिक बोलते हैं जो हमारे पास रोग कारक विषाणु हैं, मतलब जो कोई बीमारी कॉज करने वाली चीज़ें हैं। अगर हम ह्यूमन डिसीज़ की बात करें, ह्यूमन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है हमारे पास, डेंगू वायरस हो जाता है, रेबीज़ वायरस हो जाता है, रूबेला वायरस हो जाता है। तो काफ़ी तरह के वायरस है जो ह्यूमन के ऊपर अटैक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो वायरस होता है ये डिसीज़ करता है, कैंसर भी कोज कर सकता है वायरस, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हेपेटाइटिस सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब जो किसी की प्रॉपर्टी होती है बीमारियों से लड़ने की, किसी बीमारी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी सोल्जर सेल्स होती हैं जो अटैक करती है, साथ में मतलब बॉडी में एक पावर होती है बीमारियों से बचने के लिए। लेकिन जो HIV वायरस होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की एक जो पावर है बीमारियों से लड़ने की, उसे ही बिल्कुल वीक बनाना स्टार्ट कर देता है, उसे ही कमज़ोर कर देता है। और इसकी वजह से हमें क्या थकान रहती है, हमेशा वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फीवर, बहुत जल्दी जल्दी फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और दिमाग की बीमारियां भी हो जाती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, डायरिया हो जाता है इसकी वजह से, स्किन रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लैकी स्किन हो जाती है और ब्लेमिश इस पे हमारी थ्रोट और माउथ टंग पे हो जाता है। अगर हम एनिमल डिसीज़ की बात करें, एनिमल जानवरों में किस तरह से इसकी, जैसे रेबीज़ जो कुत्ते में हो जाता है, पॉक्स जो हमारा गाय में होता है वायरस। अगर हम प्लांट डिसीज़ की बात करें, प्लांट में भी हमारे पास पोटैटो मोज़ेक वायरस है, टमाटो मोज़ेक वायरस है, टमाटर का पीत पर्णमुड़न, मतलब जो पत्ते होते हैं वो कर्ल होना स्टार्ट कर जाते हैं, या फिर पत्तों पे थोड़ा ब्लैक कलर के स्पॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर येलोइश कलर के स्पॉट धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल हम देखते हैं हरे रंग का पत्ता होता है, लेकिन कई बार देखने से हमें पता चलता है हाँ इसे कुछ नुकसान पहुंच रहा है, कुछ बीमारी से हो रही है, हमें ये समझ नहीं आता वो
कौन चीज़ कॉज कर रहा है। या तो इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर पत्ते मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, येलोइश स्पॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कई बार देखा होगा हमने कि जो पत्ते हैं, पत्ते पे पिंपल्स की तरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब वायरस कोज करता है। ये सारे डिसीज़ के जिस तरह से ये हमारे पास ये शूट होल लीफ स्पॉट है, हमारे पास लीफ रोल है, रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं पत्ते। इसमें नेक्रोसिस मतलब जो सेल्स हैं, जो टिश्यू होता है वो डेड होना स्टार्ट कर जाता है। मोज़ेक मतलब पैचेस, पूरा एक तरह का पैटर्न बन जाता है हमारे पास। रिंग स्पॉट्स पूरी रिंग की तरह सर्कल बनना स्टार्ट हो जाते हैं लीव्स के ऊपर। ये सब वायरस की वजह से होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इससे डेंजर है, क्योंकि इससे जो वायरस है म्यूटेशन कोज करता है। म्यूटेशन को अगर हम सिंपल समझें, म्यूटेशन चेंज लेके आता है। और चेंज म्यूटेशन वैसे दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इफेक्ट होता है म्यूटेशन को नेगेटिव उसमें होता है। जैसे कोई चीज़ म्यूटेशन में मतलब दो पेरेंट्स की जैसे ब्लू कलर की आइज़ है, तो नॉर्मल बच्चे की ब्लू कलर की आइज़ होनी चाहिए थी, लेकिन कई बार म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन की वजह से उसमें आ गई ब्राउन कलर की। तो ये तो चलो कोई ना इसका हार्मफुल है ना भी इसका कोई यूजफुल इफेक्ट है, लेकिन काफ़ी सारे म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट कोज कर सकते हैं, वो इंसान के लिए खतरा बन सकते हैं। म्यूटेशन जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ होना स्टार्ट हो जाए। जैसे 5 उंगली नॉर्मल हमारी होती है, 5 फिंगर हमारी होती है, कई बार कई इंसानों की 6 हो जाती है। तो वो चीज़ क्या है, म्यूटेशन है। ऐसा नॉर्मल नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ की किसी अंदर प्रॉपर्टी की गड़बड़ होने की वजह से म्यूटेशन कोज हो जाता है। थैंक यू।